गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपन लेज़र के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने लेज़र के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ पिछली क्लास में क्या पढ़वाया था। लेज़र के बारे में बेसिक, व्हाट इज लेज़र, हिस्ट्री ऑफ लेज़र, नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। ये 3 टॉपिक अपन कर चुके थे, लेकिन आज अभी अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र। बिकॉज प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी, ऐसा नहीं है किसी भी डिवाइस के लिए प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अपन उसे क्यों पढ़े। ऐसी उसमें क्या खास बात थी, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको उसने हटाया है, उसको अलग कर दिया और इस सिस्टम को अपने को यूज़ में लेना पड़ा। तो इसलिए अभी आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र। प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र। नंबर 1, मोनोक्रोमेटिक। देखो लेजर का जब भी नाम आएगा, लेजर की अपन जब भी बात करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल कलर। सिंगल कलर बोल सकते हो या आप या बोल सकते हो कि सिंगल वेवलेंथ, कि ऐसी लाइट जिसके अंदर आपके पास केवल एक वेवलेंथ होनी चाहिए। क्या आपने कभी, आप जब 10 रुपए की भी लेजर अगर मार्केट से खरीद के लाए होंगे, बचपन में अपने खिलौनों में आप मेले से लेके आए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि 10 रुपए की लेजर होती थी, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक कलर होता था। ऐसा नहीं कि आप किसी भी, आपने एक लेजर लेके उस लेजर में 20 कलर हो, 5 कलर हो, 2 कलर हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो एक कलर की ही होगी और वो एक कलर की ही होनी चाहिए। तो ये आपका था मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल कलर या उसकी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही होगी उसके अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कलर की वेवलेंथ होगी। नंबर 2 की बात करूं तो यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हो इसको, या इसको बोल सकते हो आप हाईली डायरेक्शनल। दोनों वर्ड सही है। हाईली डायरेक्शनल का मतलब आपको पता होगा, जब भी लेजर की अपन बात करेंगे, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि जब इसकी प्रॉपर्टी के बाद अगर आइंस्टीन की थ्योरी बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हाईली डायरेक्शनल क्यों होती है। क्योंकि जब भी लेजर जब भी प्रोड्यूस होगी, आपको पता होगा कि आपके पास ऐसे फोटोन जब एमिट होंगे तो वो 2 फोटोन होंगे, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं और उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस नहीं होता है तो क्या होता है, तो ये हमेशा एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहेंगे। अगर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहेंगे तो आपको पता होगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज अपन बहुत जगह कर सकते हैं अगर ये यूनि डायरेक्शनल होती है। और अगर एक प्रॉपर्टीज के बाद अपन और पढ़ेंगे, उससे इसका रिलेशन है। मैं तीसरी प्रॉपर्टी आप बताता हूँ, उसके साथ सेकंड वाली आपको एक बार दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा। हाईली इंटेंस, इंटेंस बोल सकते हो, या इसको एक वर्ड आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, ब्राइटनेस। आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हो, पीसी यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आपने सेट भी किया होगा ब्राइटनेस कई बार। तो इस ब्राइटनेस में देखो, हाईली इंटेंस का मतलब पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया की जो वैल्यू होगी वो इस लेजर के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो इनकोहेरेंट होती है, या जो भी लेजर नहीं होती है, जो भी नॉर्मल लाइट है आपकी, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो भी, तो उनसे हमेशा पावर पर यूनिट एरिया ज़्यादा होता है। अब ये पावर पर यूनिट एरिया कैसे ज़्यादा होता है, इसको भी समझना जरूरी है। देखो मैंने बताया कि अगर ये यूनि डायरेक्शन है तो आपको पता होगा ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और अगर आपको पता होगा कोई भी लाइट आपकी यूनि डायरेक्शन अगर नहीं है, अगर वो मल्टी डायरेक्शन है, जैसे आपको पता हो, जैसे आपके पास अगर बल्ब है तो आप देख सकते हो मल्टी डायरेक्शन है। अगर आप देख सकते हो ट्यूबलाइट है तो वो भी क्या है, मल्टी डायरेक्शन है।
तो ये लाइट कभी भी, अगर ये लाइट अगर स्प्रेड होती है तो आपको पता होगा कितने सारे एरिया में स्प्रेड होगी, तो इसका पावर पर यूनिट एरिया हमेशा क्या होगा, कम होगा, उसकी वैल्यू हमेशा आपके पास कम होगी। और जितना पावर पर यूनिट एरिया कम होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो अपन आपको पता है, लेकिन लेजर के केस में तो यहाँ पे पावर पर यूनिट एरिया की वैल्यू बहुत, आपने देखा होगा, जब मैं उस लेजर का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ, बचपन में जिससे आप खेलते थे, आप दूर तक वो एक 10 रुपए की लेजर, 15 रुपए की लेजर, वो कितनी दूर तक जाती थी और एक सपोर्ट, एक ऐसा सपोर्ट बनाती थी, ऐसे एक छोटा सा, है ना, देखो कितनी इंटेंस होती थी वो, उससे आप समझ सकते हो कि वो कितनी इंटेंस है। इतनी, अपन इसे एनालिटिकल तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको एनालिटिकल तरीके से, अगर अपन करके देंगे, आपको पता होगा, अगर कोई भी नॉर्मल लाइट होगी, अगर कोई नॉर्मल लाइट है, तो नॉर्मल लाइट के केस में अगर मैं बात करूं, मैं मान लो नॉर्मल लाइट होगी, तो मान के चलो कैसी होगी, इनकोहेरेंट होगी, है ना। तो अगर इनकोहेरेंट लाइट की अगर मैं इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, कि मान लो एक कोई लाइट थी, वो I1 है, दूसरी I2 है, तीसरी I3 है, ऐसे करके I है, तो मैं उसकी क्या करूंगा, इंटेंसिटी निकालूंगा। इन केस अगर ये I1 I2 I3 क्या हो जाए, सारे सेम हो जाए ऐसा, तो I इनकोहेरेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, NI1। तो ये आपकी NI1 इसकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन वही मैं अभी किसके लिए था, नॉर्मल लाइट के लिए, लेकिन अब मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ किसके लिए, यही अगर क्या हो, कोहेरेंट हो या क्या हो आपका, लेजर हो। तो लेजर के केस में इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो लेजर के मैं फाइंड आउट करूंगा। देखो लेजर केस में आपको पता है कि अगर आपको रिजल्टेंट EN निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, क्योंकि लेजर है तो वो कोहेरेंट होगी लाइट वेव, तो E1 प्लस E2, सब जो भी लाइट आ रही थी उन सबका मैंने क्या कर दिया, E3 E4, मैंने सबका क्या ले लिया, एम्पलीट्यूड ले लिया। तो अगर मैं E निकालने की कोशिश करूंगा, EN निकाल लूँ, अगर ये इन केस अगर ये सब क्या हो, E1 E2 E3 सब क्या हो, इक्वल हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 प्लस E1 ऐसे करके EN। तो अब मैं कोशिश करता हूँ क्या करने की, EN निकालने की कोशिश करता हूँ। तो EN इक्वल्स टू NEN। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो इंटेंसिटी होती है I, वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन आप लोगों ने सबने पढ़ा है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये इतना मैं एक बार इनकोहेरेंट वाला पार्ट एक बार छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कितनी आई थी, NI1। अब मैं इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कोहेरेंट के केस में। तो कोहेरेंट के केस में कितनी इंटेंसिटी आती है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लेजर है वो कितनी इंटेंस है, और इसीलिए अपन इसका क्यों यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्री में या हेल्थ सेक्टर में। तो अभी जो EN आया था वो कितना आया था, NE1। और आपको अगर इंटेंसिटी निकालनी है कोहेरेंट की, तो अपन क्या कर देते थे, NE1 का उसकी। तो अगर कोहेरेंट की मैं अगर इंटेंसिटी निकालूं तो कितनी आ जाएगी, N स्क्वायर E1 स्क्वायर। और अगर I कोहेरेंट निकालूं तो N इंटू N E1 का स्क्वायर। और आपको पता होगा अगर E1 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मैं I लिख सकता हूँ। तो I कोहेरेंट इंटू N इंटू I इनकोहेरेंट। तो आप देख सकते हो कि कोहेरेंट के केस में जो इंटेंसिटी आई है वो N टाइम्स इनकोहेरेंट में जो इंटेंसिटी थी। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि लेजर के अंदर जो भी इंटेंसिटी होगी वो हाईली इंटेंस होगी, जो लेजर होगी वो हाईली इंटेंस होगी। उसके बाद अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, कोहेरेंस की बात करेंगे। कोहेरेंस सिंपल सी बात है, अगर जो भी लाइट
या जो भी फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है या अगर कॉन्स्टेंट है या कोई एक पर्टिकुलर वो फेज डिफरेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, तो वो लाइट क्या होगी, वो सेम डायरेक्शन में जा रही। ये तो मिनिमम कंडीशन है कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल तो करनी चाहिए, तभी वो कोहेरेंस शो कर पाएगी। तो ये कोहेरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और लेजर की इसी प्रॉपर्टी के कारण इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री में। आप देख सकते हो फोकसबिलिटी। देखो लेजर की जो फोकस करने की एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? देखो कितने सारे रीजन मैंने आपको बताए। एक तो यूनि डायरेक्शन है, ऊपर से कोहेरेंट भी है, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, पावर पर यूनिट एरिया भी ज़्यादा है। और अगर पावर कम भी होती है तब भी आप अगर पावर पर यूनिट एरिया या इंटेंसिटी की ज़्यादा होने का बेनिफिट क्या है कि अगर पावर कम भी है, अगर आपके पास पावर कम भी है तो आपको पता होगा एरिया भी तो कम ले रही है। अगर एरिया कम होगा तो अपने आप को इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। पावर कम नहीं होगी, आप एरिया आप जितना मिनिमाइज कर दोगे वहाँ पर इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अपन आराम से उसे फोकस कर सकते हैं। या किसी भी चीज़ में, जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्री की बात करूँ मैं अगर, तो आपने मैकेनिकल इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसको अपन ड्रिल नहीं कर सकते आसानी से, या उसमें ऐसे पार्ट बीच में आ जाते हैं कि वहाँ पे ड्रिल करना या वहाँ से कट करना मुश्किल होता है। अगर वहाँ पे लेज़र का यूज़ किया जाए, मैं लेज़र का यूज़ किया ये बोल रहा हूँ मैं किया जाए, लेकिन उसको लेज़र का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे अपन लेज़र का यूज़ करके उस पार्ट को अपन कट कर सकते हैं। वहाँ पे ड्रिल करना है ड्रिल कर सकते हैं, जो भी करना हो, क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है वहाँ पे अपन मैन्युअली नहीं जाके कर सकते, वहाँ पे अपन ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, लेजर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें यूनिडायरेक्शनल, कोहेरेंस, फोकसिबिलिटी, इंटेंसिटी, हाईली इंटेंस जिसको बोला था मैंने, है ना, और हाईली डायरेक्शनल बोल सकते हैं। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी थी। आपसे नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं देखो, उसको आप बेसिक टर्म बोल सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप बेसिक टर्म बोल सकते हो, जो लेजर में यूज आती है, या उसको ऐसे बोल सकते हैं आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लेजर एक्शन, कि जो लेजर एक्शन हो रहा है उसमें कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होगी। देखो सिंपल सी बात है, आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में। तो जो आपका लेजर है वो पूरा स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर ही डिपेंड है। वो अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होता है तो लेजर कभी भी आप नहीं बना पाओगे। तो इस थ्योरी का नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम क्या होगा, आइंस्टीन थ्योरी होगी। तो आइंस्टीन ने सिंपल सा जो प्रोसेस कैसे अपन लेजर बना सकते हैं, अगर आप लेजर एक्शन की थ्योरी की बात करो तो उसमें यही है कि आपने लेजर कैसे बना पाओगे, आप वो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। तो लेजर बनाने के लिए, लेजर प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक 3 टर्म हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, बेसिक टर्म है लेकिन इनके बिना लेजर अधूरी है। इसको जनरल अपन एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, बहुत सारी बुक में आपको एब्जॉर्प्शन दिखेगा ही। अगर सेकंड अपन इसकी बात करें तो उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। और अगर थर्ड बात की जाए तो उसको बोला जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। लेकिन आप इसको केवल एमिशन नहीं बोल सकते, इसको स्टिमुलेटेड एमिशन ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे मैंने बताया कि आप इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि स्टिमुलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे वो होना ही चाहिए। हो सके तो यहाँ पे भी आप यूज़ करो तो अच्छा रहेगा। तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अगर मैं वर्ड आपको बोलता हूँ एब्जॉर्प्शन,
अगर सिंपल सा वर्ड है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बारे में जब भी बात करते हैं आपको दिमाग में ये आता होगा कि कुछ ना कुछ वो दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने का मतलब मैं बोलूँ कि मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी कि मैं कितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूँगा, मेरी भी कोई ना कोई कैपेसिटी होती होगी, या मैं कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता हूँ, है ना। इसके लिए आपको पता होगा मेरी जितनी कैपेसिटी, अगर उतनी ही एनर्जी आप मुझे देते हो तभी मैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। इसीलिए इस वर्ड के सामने क्या लगा हुआ है, स्टिमुलेटेड। इसको समझने के लिए ये मैंने मेरा एग्जांपल लिया, लेकिन आप अपन बात करेंगे कोई भी, मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको एग्जांपल लेने से पहले मैं किसी भी अगर एटम के लिए बात करूँ कि जैसे ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होगा क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसके बाद अगर मैं सेल बढ़ाता जाऊं, अगर इसको मैं के बोलूं, एल एम एम, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पहले कि के एल एम एन होता है। इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2, ये 8, ये 18, ये 32। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप रूल आपने पढ़ा होगा कितना, 2n²। तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 1, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 × 2 8, 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 × 2 18, 4 पुट करेंगे तो 4 4 16 × 2 32। तो ऐसे अपन इतने इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर रह सकते हैं कि एलिमेंट। तो जब भी अगर ये इसकी क्या है, अगर बोल सकते हैं इसको, ये इसकी E1 स्टेज है, ये E2 है, एनर्जी स्टेट कोई भी, ये E3 स्टेट है, ये E4, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम का एग्जांपल लिया मैंने। तो लिथियम की जब बात करूंगा मैं, तो अगर ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस था ना, उसके बाद इसमें यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होगा, 1s2, 2s1। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक्साइटेड स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इससे अपर स्टेट में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेनली अपन बोल सकते हैं कि इसमें यहाँ पे अगर ये E1 स्टेट है, ये E2 स्टेट है, तो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता होगा कि जब भी मैं इस लिथियम को जब भी मैं एनर्जी देता हूँ, अगर इसको एनर्जी दूंगा, तो मान लो मैंने एनर्जी दी, कोई hν एनर्जी दी, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, एक्साइट होगा, क्योंकि जैसे ही एनर्जी दी फोटोन के रूप में इसके पास एनर्जी है, वो एक्साइट हुआ। एक्साइट होके जाएगा कहाँ, एक्साइट होके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। क्योंकि जब भी आप बनाते हो, ये जैसे ये आपके पास E1 स्टेट है, ये कोई E2 स्टेट है, इसको अपन E1 को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में। और ये ऊपर वाली स्टेट जिसकी एनर्जी इस ग्राउंड स्टेट से क्या होगी, ज़्यादा होगी, इतना मान के चलिए एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे ही इसके पास फोटोन आया hν का, यहाँ पे मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी बिफोर एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, अभी एब्जॉर्प्शन होना बाकी है। तो ये ग्राउंड स्टेट में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से hν एनर्जी का एक फोटोन आपने क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया। जैसे ही फोटोन आपने इंसिडेंट करवाया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस फोटोन को लेगा। और फोटोन लेने के बाद होगा क्या, जैसे ही किसी की एनर्जी बढ़ती है, अगर आपके जेब में पैसे आएंगे, आप क्या करोगे, उछलोगे, कूदोगे, पार्टी बनाओगे, डीजे वीजे बजाओगे। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, इसने सोचा अपन कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, है ना। और इसका एग्जांपल आपको पता है, वैसे ही आप जा सकते हो। अगर अपन अगर एक तवा लेते हैं, तवे के ऊपर अगर तवे को गर्म करते हैं और उसके ऊपर पॉपकॉर्न डालते हैं, तो पॉपकॉर्न क्या करता है, उछलता है। अगर पॉपकॉर्न उछलता है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी आ गई। आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हो अगर आपको पता है, लेकिन मत करना प्रैक्टिकल सही नहीं रहेगा। तो हुआ क्या कि ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, तो अगर मैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन की बात करूं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, तो अब की बार आपको क्या दिखेगा कि ये जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये आपके एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्योंकि यहाँ पे बिफोर एब्जॉर्प्शन क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, आपने hν एनर्जी का कोई एक फोटोन इंसिडेंट करवाया, और जो फोटोन था
अगर इस एनर्जी एच न्यू की बात करूँ, एच न्यू एनर्जी किसके बराबर होगी, ये ई है वो एच न्यू के बराबर होगा, वो ये किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1, क्योंकि इन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच का जो गैप है, जो एनर्जी का गैप है, वही तो एच न्यू है, क्योंकि उसी वही एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ गया है, एक्साइटेड स्टेट में गया। तो ये आपके स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। अब मैंने इसको स्टिमुलेटेड क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन, क्योंकि अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि लिथियम इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो फिक्स है। ऐसा नहीं कि आप कोई सी एनर्जी इसको दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए एक पर्टिकुलर एनर्जी ही वो एब्जॉर्ब कर पाता है, और अगर पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है उस पर्टिकुलर का नाम ही क्या है, स्टिमुलेटेड है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये आपका था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, आपसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अभी एक छोटी सी चीज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में अभी बाकी है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, तो अगर मैं बात करना चाहूँ रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कि किस रेट से एब्जॉर्प्शन हुआ, तो आइंस्टीन ने बताया कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ कि एब्जॉर्प्शन कितना हुआ या कितना होना चाहिए, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो फोटोन मैंने इंसिडेंट करवाया उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा कि उसकी ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो उसकी ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया N1 थे, और उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, न्यू थी। तो अगर मैं बात करूँ तो होगा क्या, इन दोनों के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसी ने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के दिखाओ, तो मैंने R12 इसके नीचे छोटा सा मैं लिख देता हूँ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इक्वल टू एक मैंने कांस्टेंट लिखी है यहाँ पे B1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। और ये काम किसने किया था, ये किसने बताया, आइंस्टीन ने। तो आप इसको क्या बोलोगे, आइंस्टीन कांस्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो। ये अच्छा नहीं लगे तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो। तो ये छोटा सा एनालिटिकल, ये इसलिए जरूरी क्योंकि जब अपन आइंस्टीन के जो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तीनों केस में आएगा, जब मैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करूंगा तब भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ये एमिशन की बात करूंगा तब भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो इन तीनों के अंदर एक आइंस्टीन ने सुंदर सा रिलेशन बना के दिया था, उस रिलेशन को अपने को पढ़ना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रिलेशन। इसलिए अपन उस इन तीनों के अंदर जो हर एक में एक एक कांस्टेंट आएगा, उन तीनों के बीच में अपन रिलेशन निकालेंगे। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एनालिटिकल भी आपको बताया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं नोट डाउन करने के लिए आपको बोलता हूँ, तब आप पोज करके कर लिया करो, तो उसमें क्या है कि टाइमिंग नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। अब अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। कौन सा एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस। पहले अपन बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। देखो कुछ बच्चों को लगेगा कि मैं दीवार पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है और अभी, और ये ऑयल पेंट है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो लॉकडाउन है तो भी आपको पता है कोई भी सामान मार्केट में मिलेगा भी नहीं, सारा मार्केट बंद है। इसलिए जो भी है, मेरा मेन एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे मिले, है ना। रिसोर्सेज आपको पता है अपने पास लिमिटेड है,
तो अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं तो आपको उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आउटपुट निकालना आना चाहिए। मेरा मैंने इस बोर्ड से मतलब नहीं है कि बोर्ड अपने पास कैसा है, बस आपको समझ में आना चाहिए और इसके ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अभी। और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर आप इसकी कुछ ब्राइटनेस थोड़ी कम है या आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही। जो भी आप प्रॉब्लम है अपन कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी दूर करें। और आपको इसके अलावा भी कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आप अपन वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी टॉपिक दे सकते हो, फिजिक्स का कोई भी आप चाहते हो कि सर मेरा 11th क्लास का कोई टॉपिक वीक रह गया तो आप इस टॉपिक को दोबारा करवा दीजिए, तो अपन वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टॉपिक पे आते हैं दोबारा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखो स्पॉन्टेनियस, अब आपने भाई उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एनर्जी दी, एनर्जी फोटोन के रूप में मिली उसको, और वो एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट हायर स्टेट में चला गया। लेकिन मैं अगर तवे के ऊपर बैठ जाऊंगा तो कितनी देर बैठूंगा, गुजरना तो पड़ेगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन के पास था, क्योंकि इंसान के पास अगर देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो मैं क्या करूँगा, बहुत बाहर चला जाऊँगा, इधर उधर कुछ गलत तरीके से उसे वेस्ट करने लगूंगा। तो क्या होना चाहिए, ऐसा मेरे केस में सही भी नहीं है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ये जरूर सही है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन या हर एटम ये चाहता है कि वो क्या रहे, स्टेबल रहे। और स्टेबल कब रहेगा, जब उसके पास एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। एनर्जी कब रहेगी, कम कब रहेगी, जब वो ग्राउंड स्टेट में है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो हायर स्टेट में गया था, हायर स्टेट आपको पता है हायर एनर्जी स्टेट है, वो क्या है, अनस्टेबल है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन बैठा है T2 में जो हायर एनर्जी स्टेट है, लेकिन ये अनस्टेबल स्टेट है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है जल्दी से जल्दी मैं कहाँ आ जाऊँ, लोअर एनर्जी स्टेट में। जरूरी नहीं कि E1 में बीच में भी कहीं रह सकता है, बीच में भी अगर कोई ऐसा नहीं कि रह सकता है, बिना स्टेट नहीं रहेगा, अगर बीच में कोई और एनर्जी स्टेट है तो वहाँ पे भी वो रुक जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की सबसे बड़ी दिक्कत है बेचारे की कि इसका लाइफ टाइम बहुत कम है।